हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि हम आपको 2 चैप्टर फ्री में देने के बाद बाकी के चैप्टर्स के लिए हम आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते हैं, ना ही कोई सब्सक्रिप्शन की मांग करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपकी बुक का पहला चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक ये तमाम चैप्टर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स पर मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दैट इज ब्यूरोक्रेसी के बारे में। ये हमारे यूनिट का लास्ट टॉपिक होने वाला है और इसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने इस चैप्टर के प्रीवियस के सारे वीडियोस देख लिए होंगे, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन पे है। हमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन करना है, ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो अगर आपने प्रीवियस के वीडियोस नहीं देखे हो तो मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको मिलेगी, पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, बात आई है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। अब एग्जीक्यूटिव 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल और एक होते हैं परमानेंट। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है, जो भी हमारे मंत्री होते हैं, जो मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, ये क्या हो गए, ये हो गए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हमारे प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, हमारे केंद्र के मंत्री पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, चीफ मिनिस्टर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, गवर्नर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, सभी कुछ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। ये परमानेंट नहीं होते ना। आज कोई प्रधानमंत्री है, कल को कोई और बनेगा, पहले कोई और थे। आज कोई मान लो फाइनेंस मिनिस्टर है, पहले कोई और थे, आज कोई और है, आगे कोई और रहेगा। आज ये मुख्यमंत्री है, कल कुछ और रहेंगे, आज के कोई दूसरा मुख्यमंत्री आएगा। पॉलिटिकल इन नेचर होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। प्रेसिडेंट भी हमारे 5-5 साल में हम लोग देखते हैं, इलेक्शन होता है तो यूजुअली कुछ कुछ का टेन्योर रिपीट होता है, लेकिन एट द एंड एक दिन वो ऑफिस सभी को वेकेंट करना होता है। लेकिन जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो परमानेंट रहती है। आप जिले के कलेक्टर हो, आज बस ये है कि आज इस जिले के हो, कल को किसी दूसरे जिले में चले जाओगे या आपका ऊपर मिनिस्ट्री में ट्रांसफर होगा, लेकिन आप परमानेंट रहोगे नौकरी में। यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान एक बार मुख्यमंत्री बन गया या कुछ बन गया या कोई सा मंत्री बन गया तो वो जीवन भर कहीं ना कहीं मंत्री बनेगा। कई बार चुनाव भी हारेगा तो अपोजिशन में भी बैठना पड़ेगा और कभी ना कभी पॉलिटिक्स से भी संन्यास ले लेगा। ऑल्दो ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनका भी रिटायरमेंट होता है, लेकिन ये परमानेंट इन नेचर होते हैं। ऐसा नहीं होता ना कि 5 साल के लिए, इनको पता है 63 तक हम लोग रहेंगे, काम करेंगे, ठीक है, वो वाली बात रहती है यहाँ पे। समझ में आया? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में अंतर क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव में हम इसे क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी। जो आप लोग विभाग देखते हो, ये तहसीलदार है, ये आप लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा रहे हो, ये बिजली विभाग में है, जितने भी सरकारी कर्मचारी जो देख रहे हो वो यहाँ पे आ जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में। क्लियर है? समझ में आया? वाई सिविल सर्विसेज? टू डिफरेंशिएट दिस मशीनरी फ्रॉम मिलिट्री सर्विस। एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होता है, जिसको आप लोग भी बहुत सारे लोग एस्पायर करते होंगे कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनूंगा, मैं एक आईएफएस ऑफिसर बनूंगा, मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूंगा। ठीक है, तो वाई सिविल सर्विसेज? एक होती है मिलिट्री सर्विसेज, और वो मिलिट्री सर्विसेज और सिविल सर्विस में टोटली डिफरेंट है, इसलिए इसको नाम दिया सिविल सर्विसेज। ठीक है, एक मिलिट्री वाले सिविल सर्विसेज मतलब जो कॉमन सर्विसेज है, जिसको कि ऑर्डिनरी लोगों के बीच में रह के काम करना है। एक मिलिट्री सर्विसेज होती है जिसमें कि देश के लिए, मतलब सिविल सर्विसेज वाले भी देश के लिए काम कर रहे हैं और कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है तो वो भी देश के लिए कर रहा है, लेकिन जो मिलिट्री वाले हैं उनका एक अपना अलग पर्पस होता है, उनकी एक अलग अप्रोच होती है। जो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं उनकी अलग अप्रोच होती है, वो डिस्ट्रिक्ट की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स को निपटाते हैं। मिलिट्री वाले देश की बाउंड्री, देश की इंटीग्रिटी, देश की यूनिटी, इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, टेररिज्म वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ऐसे हमें बाइफर्केशन थोड़ा सा देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं जो सिविल सर्वेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? ट्रेन्ड एंड स्किल्ड ऑफिसर हु आर असाइन्ड द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इंप्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज। ये जो सिविल सर्विसेज में जो लोग रहते हैं एकदम ट्रेंड रहते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और कुछ समय के बाद ये मिनिस्ट्रीज में चले जाते हैं, वहां काम करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना एग्जामिनेशन क्रैक किया, यूपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट करवाया जाता है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आप थोड़े बहुत टाइम में काम करे, फिर आप एक आईएएस ऑफिसर, एक कलेक्टर बन गए, लेकिन जीवन भर कलेक्टर थोड़ी ना रहोगे, प्रमोशंस होता है ना।
ना, आपने आपकी स्कूल्स में भी देखा होगा टीचरों की भी प्रमोशंस होती है, तो यहाँ पे भी प्रमोशंस होता है। तो जब आप नीचे सब दूर काम वाम कर लेते हो तो ऊपर आपको काम मिनिस्ट्री में काम पे लगा दिया जाता है कि आप एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में काम करोगे, फिर यहाँ काम करोगे। तो मिनिस्ट्री में क्या काम करते हो कि जो मिनिस्टर रहता है उसके आप नीचे काम करते हो, और उस मिनिस्टर को इतना नहीं पता होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एजुकेशन मिनिस्टर है, कोई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उन्हें ऐसी नॉलेज होती है लेकिन ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता। और ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं, ये नीचे ग्राउंड लेवल पे इन्होंने काम किया होता है, इन्हें पता रहता है कि कैसी स्कीम होनी चाहिए। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को बताते कि यहाँ पे समस्या है, हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। और ये मिनिस्टर इतने एक्सपर्टाइज नहीं होते, लेकिन जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो इतना काम कर करके एक्सपर्टाइज हो जाते हैं। तो ये लोग किसी मिनिस्ट्रीज में काम करने लग जाते हैं और फिर ये मंत्री को सजेस्ट करते हैं कि ऐसी पॉलिसीज होने चाहिए, ऐसे रूल्स होने चाहिए, ऐसे रेगुलेशंस होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, इस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करता है। बस ये है कि ये लोग परमानेंट रहते हैं, भली सरकार बदल जाए, बीजेपी किया कल को कांग्रेस किया जाए, कांग्रेस किए बीजेपी किया जाए, भली सरकार बदल जाए, लेकिन ये लोग फिक्स हैं। ये लोग अपने पॉलिसीज बताते रहेंगे, सरकार पॉलिसीज बनाती रहेगी, ये लोग ग्राउंड लेवल पे अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, अब अगर हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी देखें, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखें, लेजिस्लेचर ऑल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। जो पार्लियामेंट है वो भी कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या नजर बना के रखता है। एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन तो भी वो इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सवाल पूछता है कि वहां पे इतनी गरीबी क्यों है, वहां पे ऐसा क्यों है। ठीक है, अब ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, आप थोड़ा सा ऐसा समझो कि फॉर एग्जांपल जो प्रधानमंत्री है, जो हमारे केंद्र के मंत्री है, वो ग्राउंड लेवल पे नीचे एक एक डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं जा रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कानून बना दिया, पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, कानून पास हो गया। इस कानून को इंप्लीमेंट कौन करेगा उस डिस्ट्रिक्ट में, उस जगह पे इंप्लीमेंट कौन करेगा? ये जो है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो सिविल सर्विसेज वाले जो लोग हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, ये लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। ये लोग ये थोड़ी ना करेंगे। ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ये तो ऊपर बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, इनको क्या पता है कि मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उस डिस्ट्रिक्ट में क्या कैसे इंप्लीमेंट करना है। इनको इंप्लीमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन भी सही से नहीं कर पाया तो पार्लियामेंट इनसे तो सवाल पूछेगी ना कि तुम पॉलिसी लेके आए, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुई। ठीक है, तो इस तरीके से एक चेक बना हुआ रहता है। ठीक है, नाउ ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकली अकाउंटेबल, कैन नॉट एक्ट इन द वायलेशन ऑफ लॉज, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी संविधान के अकॉर्डिंग काम करती है, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम करती है, जो लॉज है उसके हिसाब से काम करती है, लॉज को ब्रीच नहीं कर सकता। और जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करती है। जैसे मैंने बताया ना कि मिनिस्ट्री के अंडर एक मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करे, तो इस मिनिस्ट्री का हेड कौन हुआ? वो मंत्री हुआ, और ये लोग इस मंत्री को अपॉइंट कर, ये लोग इस मंत्री को रिपोर्ट करते हैं, तो मंत्री इनको कुछ बात कहेगा तो वो बात सुननी भी पड़ेगी। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग वो काम करते हैं जो मिनिस्टर्स इनको डेलीगेट कर देते हैं, जो मिनिस्टर बोलते हैं कि ये काम तुम कर दो तो ये काम कर देते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई है, ये वाली चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है। नाउ पॉलिटिकली न्यूट्रल, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी साथ साथ में पॉलिटिकली न्यूट्रल भी रहती है, टू वर्क इम्पार्शियली, फेथफुली एंड इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, न्यूट्रली काम करती, क्योंकि इनको भी पता है सरकार आज है कल नहीं है, आज बीजेपी की, कल कांग्रेस की, परसों वापस बीजेपी की, तीसरा फिर कोई रीजनल पार्टी ने अपनी सरकार बना दी, फिर कोई कोएलिशन गवर्नमेंट आ गई, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आ गई, तो इनको पता है ये काम चलते रहेगा, लेकिन हमें हमारा काम बहुत सही से करना है। Indian bureaucracy is enormously complex system. Need for non-partisan and professional bureaucracy. जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो हमेशा से हमने देखा है बहुत कॉम्प्लेक्स, पेपर पे पेपर, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट, बहुत एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया। तो हमें थोड़ा सा एक तो नॉन पार्टीशन वो लोग चाहिए जो कि किसी पार्टी के टूवर्ड टिल्टेड ना हो, न्यूट्रल रहे, वही वाली बात है, सरकार तो चली जाएगी, और थोड़े से प्रोफेशनल चाहिए ताकि ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है इसे थोड़ा सा आसान बना सके। यूपीएससी, यूनियन
Public Service Commission entrusted with the task of conducting the process of recruitment of civil servant. Similarly, Public Service Commissions are provided for state. जो यूपीएससी है सेंट्रल लेवल पे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक यूपीएससी है, वो क्या करता है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है सिविल सर्विसेज वगैरह का और वैसे रिक्रूटमेंट होता है। वैसे ही स्टेट लेवल पे पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है और ऐसे लोग रिक्रूट होते हैं। ठीक है, और ये लोग बहुत प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल तरीके से रिक्रूटमेंट करते हैं, मेरिट के बेसिस पे करते हैं। ठीक है, इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, उस क्राइटेरिया के बेसिस पे ये लोग अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग सेक्शन से लोग आते हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, रिजर्वेशन वाला है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सेक्शन से भी लोग आने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कहेंगे कि जो प्रिविलेज है, जिसके पास रुपए सिर्फ वही आएगा। यूपीएससी अगर आप लोग देखेंगे तो एक गरीब बच्चा भी, एक गरीब घर से निकला हुआ बच्चा भी इस एग्जाम को क्लियर कर लेता है। क्लियर है? तो ये कुछ रहा हमारा परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का था। ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक और चीज दिख रहा है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी इसीलिए जरूरी है क्योंकि सरकार आएगी जाएगी, प्राइम मिनिस्टर बदल जाएंगे, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिसीज को ये इंप्लीमेंट कर रही है, लोगों तक जाके ये काम कर रही है। ये लोग तो दिल्ली में बैठे बैठे लॉज बना देंगे, लेकिन उस लॉज को लागू कौन करेगा, उस पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पे लेके कौन जाएगा, ये ब्यूरोक्रेसी लेके जाएगी। ठीक है, जो यूपीएससी है वो सिलेक्ट करता है आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जो कि राजदूत, जो कि डिप्लोमेट्स बन के दूसरे देश जाते हैं, उसके लिए भी। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूपीएससी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है उनको सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर रहते हैं, अगर इन्हें ये यूपीएससी के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं, तो यूपीएससी क्या है, सेंट्रल लेवल की बॉडी है, तो इनकी सैलरी क्या होगी, ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी पावर किसके पास होती है, ये सारी पावर होती है केंद्र के सरकार, केंद्र सरकार के पास में, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। लेकिन ये काम किसके अंडर में करते हैं, काम करते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। थोड़ा सा कुछ इस तरीके से समझो। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे लीजिए, यूपीएससी है, ठीक है, ये एग्जाम कंडक्ट करवा रही है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। ठीक है, अब यहां से फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग निकले, तो यहाँ पे एक आईएएस ऑफिसर है, इस आईएएस ऑफिसर की सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग करवा दी, क्योंकि यूपीएससी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, तो ये जो आईएएस ऑफिसर हुआ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी हुआ। ठीक है, इसको ट्रेनिंग करवा दी। अब इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, इसकी पोस्टिंग होगी डिस्ट्रिक्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कहाँ होगी, डिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर राज्य में होगी ना, ये डिस्ट्रिक्ट मान लो गुजरात में होगी, तो ये जो आईएएस ऑफिसर ये काम कर रहा है राज्य सरकार, काम कर रहा है मतलब काम करने जा रहा है वो एक स्टेट में, लेकिन इस पे रूल्स रेगुलेशन किसके लगते हैं, इस पे रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के लगते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत इसका रिक्रूटमेंट हुआ है। लेकिन ये काम जाके किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में कर रहा है, ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, then IAS and IPS officer is governed by service condition laid down by the central government। इनकी सर्विस कंडीशन, इनकी सैलरी क्या होगी, इनकी सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से होती है। असाइन टू अ स्टेट वर्क अंडर इट सुपरविजन, लेकिन ये किसी स्टेट में जाके काम करते हैं और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इनको, कोई स्टेट गवर्नमेंट इनको थोड़ा सा गाइड कर रही होती है। However, they go back to the service at the central level। लेकिन जब ये यहाँ पे मैंने बताया ना कि कुछ समय डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट में काम करे बाद क्या होता है, किसी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करते हैं। तो जब ये कोई मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेंगे तो फिर ये चले जाएंगे कहाँ, दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली किसी मंत्रालय के अंडर में काम करेंगे। ठीक है, ये वाली चीजें समझ में। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट देम। और अगर मान लो कोई आईएएस ऑफिसर, कोई आईपीएस ऑफिसर ने कहीं कुछ काम अच्छे से नहीं किया, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया, तो इन पे सिर्फ केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ही इनको अपॉइंट किया है। वो तो बस राज्य में काम कर रहे हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय करने के बाद वो वापस केंद्र सरकार में चले जाएंगे, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट तो राज्य में आएगा ना, जहां बोल रहे हैं कि कलेक्टर है तो वो डिस्ट्रिक्ट तो आएगा राज्य में, इसलिए कुछ समय राज्य में काम करते हैं।
ठीक है, की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द स्टेट आर अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आदमी, एक तरीके से इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना आदमी स्टेट में भेज रही है और वो स्टेट में काम कर रहा है और उसे वापस बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट बुला लेगी। मतलब केंद्र सरकार अपने आदमी स्टेट में भेज रही है कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ में उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करो, तुम स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलो, उस डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करो, कुछ समय बाद वापस ऊपर आ जाना हमारे पास में। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। ठीक है, नाउ यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है। ब्यूरोक्रेसी, इंस्ट्रूमेंट टू एक्सपैंड द वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ द पीपल। सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी का यही है कि पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज को लागू करना। ठीक है, ये लोग ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, कलेक्टर को ज़्यादा पता है कि उसकी डिस्ट्रिक्ट में क्या समस्या है, उसकी डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आ रही है, उसके डिस्ट्रिक्ट में इतनी % गरीबी है, उसके डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे लोग ट्राइबल पीपल है, उसके डिस्ट्रिक्ट में खाने की समस्या है, या उसके डिस्ट्रिक्ट इस टूरिस्ट प्लेस के लिए फेमस है, तो वो वहाँ के लोकल लोगों को ज़्यादा पता होगा कंपेरेबल जो दिल्ली में। साथ ही साथ दिल्ली वाले वही एक वो कानून बना देते हैं, लेकिन कानून लागू कौन करता है? उस कानून को इंप्लीमेंट करना, उस पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना ये IAS ऑफिसर और इसके साथ में जो इसकी टीम होती है, ये लोग इसे लागू करते हैं। Now challenges. People are afraid of approaching a government officer. Too much political interference turn the bureaucracy into an instrument in the hand of politician. लोग जो है वो घबराते हैं कि हम सरकारी आदमी के पास कैसे जाएं। जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो आज भी पॉवर्टी में है, वो लोग वाकई में घबराते हैं कि ये तो सरकारी है, हम इसके पास कैसे जाएं, अच्छे से बात नहीं करेगा तो। क्यों? क्योंकि हमने क्या बात करी, ब्यूरोक्रेसी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ऐसी इमेज बना दी है, वहां जाओ, यहाँ से दस्तखत लेके आओ, यहाँ से साइन करवाओ। तो यहाँ पे ऐसी हमने क्या कर दिया, ऐसा हमने माइंडसेट बना दिया है। तो एक जो गरीब आदमी है, जो एक कॉमन पीपल है, वो क्या करता है, वो डरता है एक तरीके से कि मैं उस सरकारी बाबू, उस सरकारी आदमी के पास में कैसे जाऊं। वो इंसान डरता है। ठीक है, टू मच पॉलिटिकल, यहाँ पे हम साथ साथ में देखते हैं कि यहाँ पे सरकार का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। सरकार भले 5-6 साल में बदल जाए, 5 साल में बदल जाएगी, लेकिन उन 5 साल में वो लोग बहुत इंटरफेयर करते, तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। इनफ प्रोविजंस आर नॉट देयर टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू द सिटीजंस। और कोई ज्यादा प्रोविजंस नहीं है कि जहां से हमें पता चल सके, जहां से हम ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल होल्ड कर सके। मान लो प्रधानमंत्री ने अच्छा काम नहीं किया तो 5 साल में प्रधानमंत्री बदल जाएंगे। मान लो इस इंसान ने अच्छा काम नहीं किया तो हम अगली बार इसे चुनाव में हरा देंगे, अगर हम लोग पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करें। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में तो यह है कि एक बार तुमने पेपर निकाला, फिर बस बैठ के राज करो। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं। और ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है, करप्शन देखने को मिलता है। 500 का नोट दे दो, तुम्हारा काम कर देंगे। 1000 रुपए दे दो, हम तुम्हारा काम करके फाइल साइन करवा देंगे। तो ब्यूरोक्रेसी में हमें करप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन जब से आया है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब से आया है, कि यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत क्या होता है, हम सरकार, हम ब्यूरोक्रेसी से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें वो जवाब देना पड़ता है। तो RTI आने के बाद में थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी जवाब देने लगी, लेकिन थोड़ी सी देने लगी है। तो कुछ RTI जैसे और भी मेजर्स आने चाहिए, कुछ और भी ऐसी चीजें गवर्नमेंट को लेके आनी चाहिए जिससे कि इनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़े, जिससे कि इनकी जवाबदेही बढ़े, और ये जो ब्यूरोक्रेसी से जो लोग डरते हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन है, और ये जो ब्यूरोक्रेसी में जो पेपर वर्क है, ये थोड़ा सा कम हो। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। परमानेंट एग्जीक्यूटिव की सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, परमानेंट पॉलिटिकल सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, सारे कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, तो इसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली आप लोग गूगल पे जाइए, गूगल पे आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। नीचे दिया होगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, यहाँ CBSE, K-12 इंग्लिश, हिंदी, IIT, JEE, नीट, UPSC, बैंकिंग, तमाम तरीके के वीडियोस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जाते हैं CBSE K-12 इंग्लिश में, गया, यहाँ पे सभी क्लासेस ओपन अप हो जाएंगी। यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लास 11th में, जैसे ही मान लीजिए मैं क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस में गया, यहाँ पे क्लास 11th में मैं जैसे ही गया, क्लास 11th के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस ओपन अप होंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा फिर क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस, और आप जाते हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के आपको यहाँ पे वीडियोस नजर आएंगे। ये वीडियोस जो होंगे ये चैप्टर वाइज फॉर्मेट में होंगे, आपके NCERT बुक के अकॉर्डिंग, चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज होंगे, विथ लेटेस्ट CBSE के जो एडिशन
होते हैं, लाइक एडिशनल टॉपिक, जो भी सीबीएसई के चेंजेस होते हैं एकदम लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगे। सो इट इज़ अप टू यू, अगर आप यूट्यूब से कंफर्टेबल है तो यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन अगर आपको यूट्यूब पे वीडियो ढूंढने में समस्या जारी है तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। वेबसाइट से नहीं भी पढ़ना है तो आप लोग प्ले स्टोर से जाके मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया जाता है और यहाँ पे तमाम तरीके की कंपटीशन लेवल की भी तैयारी करवाई जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।